ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो तुम अब। इंसर्ट 20 AMs between 2 and 86। 2 and 86 के बीच में 20 AMs को इंसर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन रिपीट करो। Insert 20 AMs between 2 and 86। Insert 20 AMs between 2 and 86। सर 10 14 ऐसे आते जाएंगे। हाँ हाँ सही है। सही है दर्शना तुम्हारा। सही है अश्विन। सो इसमें पहला AM6 और लास्ट AM82 है ना? हाँ सही है। सही है, आ गया। मतलब इसमें क्या करना था, 2 and 86 के बीच में 20 AMs को इंसर्ट करना था, है ना। तो ये हमने इंसर्ट कर दिए। अब हमें यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और एक बार कॉमन डिफरेंस आ जाएगा फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 22, और ये लास्ट टर्म क्या थी, 86, फर्स्ट टर्म 2, तो ये 22 माइनस 1 इंटू डी, एपी में है सारे, है ना। तो यहाँ से डी जब निकालेंगे तो डी आ जाएगा 84 माइनस, तो 4 आ जाता है डी, ठीक है। D4 आ जाएगा, और एक बार D4 आ गया तो A1 इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस 4 6, A2 इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज ये 8 प्लस 2 10। ऐसे ही A3 क्या आ जाएगा, 14। ऐसे मिलते मिलते ये A20 जो है वो लास्ट में कितना आने वाला, 82। तो ये 10 14 अप टू 82, ये सारे इसके बीच के 20 AM से, ठीक है। सर इसमें सारे लिखने की जरूरत नहीं ना? सारे लिखने की जरूरत नहीं है, पहला बीच में 1 2 और लास्ट वाला सीधा।
ठीक है, तो ये 20 AMs आ जाएंगे इनके बीच के। क्लियर है? यस सर। ठीक, लिख लिया ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। Yes, sir. इंसर्ट, एक मिनट, if n AMs are inserted between 20 and 80, such that first mean is to last mean, इनका रेशियो गिवन है, is equal to 1:3, then find n. First mean is to last mean is equal to 1:3, then find n. Then find n. और 1 तारीख से एक चीज सोचिए, मैंने जैसे ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना आने में बच्चों को, तो कुछ जल्दी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट और पहले स्टार्ट कर लिया करेंगे। जैसे मान लो 9:30 की क्लास होती है, तो उसको 9:25 पे स्टार्ट करेंगे, तो 9:25 to 9:35 इसके बीच में प्रीवियस टॉपिक्स की रिवीजन 10 मिनट में। ओके सर। हाँ, वो करने का सोच रहा, उसका फायदा मिलेगा तुम्हें अगर क्लास में 10 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? 10 मिनट का बस, इसमें क्या है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे 10 मिनट में। और ये नहीं कि एक ही दिन में एक टॉपिक की, तो जैसे 1 तारीख से मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ इसको, तो एक वीक में जैसे फर्स्ट वीक हो गया 1 से 7, इसमें एक टॉपिक लेके चलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक, तो हर दिन 10-10 मिनट भी हो गया तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। फिर तो तुम 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, तो उससे क्या फायदा और मिलेगा, घर पे भी तुम्हें आधा घंटा करना ही है रिवीजन, और यहाँ पे भी अगर 10 मिनट हो जाएगा तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा, तो इस हिसाब से। ठीक है, चलेगा ऐसा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तुम्हें भी घर पे करने में कभी कभी क्या हो जाता है, रिवाइज क्या करे क्या ना करे, तो मैं जब यहाँ पे 10-10 मिनट रिवाइज करवाया करूंगा, तो तुम भी घर पे जाके उसी चीज को रिवाइज करना। हाँ, रूही का सही आया है, फिर n की वैल्यू 11 है क्या? 11 है, 11 11 नहीं 11 है, 11 आती है। हाँ सर, हो गए। हाँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मीन 20, ये फर्स्ट मीन A1 A2 A3 अप टू लास्ट मीन ये कितना है AN, लास्ट में है 80। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है A1 अपॉन AN, ये गिवन है कितना 1/3, है ना,
ये 1/3 गिवन था और हमें n की वैल्यू पूछी गई है। पीयूष कुछ नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है पीयूष, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे a1 की वैल्यू, उसके लिए पहले d निकालना होगा। तो d कितना आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा, है ना, b minus a by n plus 1. 60/n+1। तो a1 कितना आएगा बताओ, a1 a d a plus 20 d. प्लस d, 20 plus d, यानी ये an कितना आएगा, 20 plus a nd, plus n into 20 plus 60 nd. by n plus 1. 80 माइनस d, लिख सकते हैं ना, आया ना, बताओ। Yes, sir. लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से d माइनस करेंगे तो हमें मिलने क्या वाला है, an, और an में d ऐड करेंगे तो मिलने क्या वाला है, 80, उसी को यूज किया। ये 1/3, अब एलसीएम वगैरह ले लिया, तो यहाँ पे ये 60 प्लस 3d इज इक्वल टू 80 माइनस d। तो यहाँ से जब d निकालेंगे 4d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 20, तो d इज इक्वल टू कितना, 5। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे d जो हमें मिला हुआ है, ये यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 इज इक्वल टू कितना, 60/n+1। तो n+1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12। तो n इज इक्वल टू 11। क्लियर, वो भी पुट कर सकते हो तुम, 20 प्लस nd, उससे भी आ जाएगा, लेकिन है ना सर हमारे वही पास। पुट किया है, लेकिन वो लेंदी है. हाँ, वो थोड़ा सा गंदा जाएगा, तो उससे बढ़िया ये है डायरेक्टली d मिल जाएगा, हमें d मिल गया, वहां पे पुट करके यहाँ n की वैल्यू मिल जाएगी। सर वो डी का फॉर 60/n+1 कैसे आया? अरे उससे लिखाना, अरे लास्ट टर्म क्या है, और 80, मिला है वो. फर्स्ट टर्म क्या है 20, कौन से नंबर की टर्म है वो, n+2th नंबर की टर्म है, तो यहाँ से वो d। क्लास नोट्स पढ़ लिया करो तुम, कल ही तो हुआ ही है, इसी तरीके से तो डी निकाल के दिया था। ठीक है, सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना. हाँ, हो गया सर. इसी को हम लोग इक्वल्स टू a प्लस n-1 d से कर रहे हैं, तो फिर नहीं n नहीं, इज इक्वल्स टू 13 n-1 नहीं, n-1 नहीं, nd ना, लास्ट मीन देखो ना क्या आएगा इसमें, n+2 -1 है, हाँ, वो n-1 बोल रहे हैं ना, हाँ, तो फिर वो वो आ जाएगा ना। n+2 -1 है ना। यहाँ पे देखो an अपन, अगर तुम्हें मान लो ऐसे करना है, तो ये a प्लस डी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस एन डी ना, a plus n d, ये मीन है, ये टर्म्स नहीं है, ये मीन है। क्योंकि n नंबर ऑफ am है. हाँ, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो और इनका आंसर। रेशियो तो दिया हुआ है हमें। हाँ, यस सर। तो ध्यान रखना मीन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन टू नंबर्स, between two numbers, between two numbers whose sum is 13/6, 13/6, सर फिर से रिपीट. between two numbers whose sum is 13/6, 13/6, an even number of AMs, an even number of AMs are inserted
comma, an even number of AMs are inserted, comma, sum of these means exceeds their number by unity. Sum of these means exceeds their number by unity. Then find the number of means. Exceeds their number by unity. Exceeds their number by unity. मतलब 1 से ज्यादा है ना सर? हाँ, exceeds their number by unity. Then find the number of means. मतलब ये अभी लैंग्वेज के फॉर्म में पूरा उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करो तो मिल जाएगा जो भी चाहिए. इंसर्टेड से सम के बीच में क्या था? Between two numbers whose sum is 13/6 and even number of AMs are inserted. इंसर्टेड के आगे कॉमा देना है वो इंग्लिश. कॉमा बोली ना मैं. The sum of these means exceeds their number by unity. सर भाषा कुछ पल्ले नहीं पड़ रही सर. हाँ सर. अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर से उनका सम कितना है 13/6 है. उनके बीच में कुछ मीन्स को इंसर्ट किया, इवन नंबर ऑफ मीन्स को. उनका जो सम है उसके नंबर से एक से ज्यादा है. कितने थे इंग्लिश में मार्क्स? सर फिर से बोला बताओ. नहीं, कम थे शायद. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. सर एंड 12 है क्या? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन. बिटवीन टू नंबर्स whose sum is 13/6 and even number of AMs are inserted. Sum of these means exceeds their number by unity. Then find the number of means. सर एंड 12 है क्या? हाँ सर इसका मतलब समझो ना. एंड 12 सोचो ना, बताने तो वाला हूँ मैं. खुद से भी तो सोचो थोड़ा सा. सर. हाँ बोलो सर भूपेश सर. बोलो हितेश. ये कितना क्वेश्चन है? ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है आज का. सर वो 13/6 वो दो यहाँ नंबर पर का सम है क्या? इनके सुनो, बीच में. यहाँ पे दो तीन लोगों का आ गया आंसर. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दो नंबर से a प्लस बी, उनका सम 13/6 है. इनके बीच में इवन नंबर ऑफ एम्स को इंसर्ट किया गया है. हाँ, रूही दर्शना आ गया है, चलो बढ़िया है. यहाँ पे A1, A2, A3 अप टू AN, ये इवन नंबर ऑफ एम्स है, मतलब n इवन है. यहाँ पे ये इसको इंसर्ट किया गया है. ठीक है. अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, इन मीन्स का जो सम है, इन मीन्स का जो सम है एक्सीड्स देयर नंबर. कितने मीन्स है यहाँ पे? 1 n मीन्स है, उससे एक से ज्यादा है. सम ऑफ दिस मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी, मतलब जो नंबर है उससे एक से ज्यादा इनका सम. और इसके सम का फॉर्मूला हमने कल ही देखा, ये कितना आता है, n/2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू n+1. और ये a प्लस बी यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये n/2 इंटू 13/6 इज इक्वल टू n+1.
यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 13n इज इक्वल टू, ये नीचे वाला 12 इधर आ जाएगा, तो 12n+12, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब क्लियर है क्या बोला गया था वहां पे? सिंपल था सर। हाँ, बस वो समझ सर वो नहीं। n+1 का बताइए ना सर। हाँ, सर मैं सुन नहीं पाया वो n+1 का। यहाँ पे n+1 ये है, ये जो मीन्स का सम है, लैंग्वेज देखो वहां पे क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ द मीन्स क्या है, एक्सीड्स देयर नंबर, कितने मीन्स है यहाँ पे n, एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी, मतलब n में एक ऐड करने पे ये सम आता है, इससे एक से ज्यादा है, ये बोला गया है। ओके सर। कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? डीपीपी दी थी शायद एक, है ना, या नहीं? कुछ नहीं दिया सर आपने कल। वही बस Yes, sir. FOM1 का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करने वाला हूँ बस, ठीक है, वो था सर। क्वाड्रेटिक का भी। हाँ, क्वाड्रेटिक का क्या, वो क्वेश्चन 10th नंबर का सर कब करने वाले हो? लास्ट में डिस्कस करते हैं उसको, पहले ये लिखो। आज आज करेंगे ना सर? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AM between Pth and Qth terms of an AP, Pth and Qth terms of an AP be equal to the AM between Rth and Sth terms of the same AP, then prove that P plus Q is equal to R plus S. P plus Q is equal to R plus S, इसको प्रूव करना है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन, बिटवीन इफ AM between Pth and Qth terms, इसके बाद तो ये दिखाएगा AM between Pth and Qth terms of an AP. सर उनके बीच का एम इक्वल है, मतलब वो टर्म्स भी सेम है क्या? हाँ, उनके बीच का एम इक्वल है, मतलब उनकी टर्म्स भी सेम ही है क्या एम वाली? नहीं, दो नंबर्स के बीच का AM कैसे निकालते हैं हम? दोनों का सम अपॉन 2। दोनों का सम अपॉन 2, तो यहाँ पे बस ये क्या है, Pth टर्म ऑफ एन AP एंड Qth टर्म ऑफ एन AP, तो पहले Pth टर्म निकालो इस AP की, मान लो इसकी फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है,
हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सेंटेंस तो सेल्फ एविडेंट है सर। क्या है? सेल्फ एविडेंट है मतलब ऑब्वियस है, पता चल जाता है कि हाँ यही होगा। हाँ वही होगा, इसलिए दिया गया है यहाँ पे। कैसे वैसे पता चला तुम्हें बिना ये किए? किस सर चीज p सर plus से? q is equal to r plus s upon 2. अरे नहीं, वो पीएच टर्म है रे, मतलब ये है सर, एपी की पीएच टर्म क्या हो जाएगी, जैसे ये लेना है हमें टीपी, तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस A plus पी minus माइनस 1 वन D. इंटू डी। टी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर उसके बाद टी आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, एंड टी एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब इस टीपी एंड टी क्यू का मीन सर हो गया सर। इज इक्वल टू क्या है, टी आर एंड टी एस का मीन, ये दोनों इक्वल है, सब बोला गया क्वेश्चन में। अब इसमें पुट करो टीपी की वैल्यू एंड टी क्यू की, वहां से दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे a प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी अपॉन टू। तो ये टू टू गया, यहाँ पे देखो ये टू है प्लस p प्लस क्यू माइनस टू इंटू डी, यहाँ पे टू है प्लस आर प्लस एस माइनस टू इंटू डी, मतलब ए वाले को एक साथ और डी वाले को एक साथ लिखा है, तो टू ए गया, डी डी गया, तो यहाँ से p प्लस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस एस माइनस टू। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है। सर इसमें तुम वो क्वेश्चन वाला पेज निकालो ना। सर इस क्वेश्चन में हमें बताया कि जो पीएच और क्यूएच टर्म है वो आर और एस का जो अरिथमेटिक मीन है उसके इक्वल है, तो पी एंड पी प्लस क्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ आर एंड एस ना, और 2 पीएच टाइम्स टर्म है, अरिथमेटिक मीन पीएच टर्म्स है ये, पीएच टर्म्स। हाँ सर, पोजीशन है वो। हाँ पोजीशन है वो, टर्म ये नहीं दिया गया इन्हीं नंबर्स का, वो पीएच पोजीशन एंड क्यूएच पोजीशन है। हाँ तो सर वो फिर भी तो मतलब ये होगा ना क्या? सर, जो पीएच और क्यूएच टर्म है वो क्वेश्चन में ही बताया कि वो आरएच और एसएच टर्म का अरिथमेटिक मीन है, मतलब अगर हम पीएच और क्यूएच पोजीशन वाले टर्म को अरे ऐड नहीं, करेंगे। क्वेश्चन ढंग से सर पढ़ो। क्वेश्चन हाफ लिखा है उसने। मैंने ऐसे नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, एम ऑफ पीएच एंड क्यूएच टर्म्स ऑफ एन एपी बी इक्वल टू द एम बिटवीन आरएच एंड एसएच टर्म्स। ये पी एंड क्यू इसका मीन थोड़ी बोला है मैंने। जिनका वो एम है वो नंबर की पोजीशन है वो पी एन की। हाँ वो है। सर वो अगला पेज दिखाऊं? हो गया। यस सर। हाँ सर। चलो ये एपी हो गया खत्म। अब उसके बाद है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हाँ, एपी में एक चीज ये याद रखना, मान लो ये चीजें गिवन है इस तरीके का, ए के प्लस ए के माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू ए के माइनस वन। अब बोला जाता है कि ये सीरीज कौन सी है, फिर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये सीरीज कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। तो ये सीरीज कौन सी है? a plus k minus 1 into d plus a plus एपी है। करने का आंसर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से अपॉन टू, यहाँ पे k है ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो बतानी है कि ये सीरीज कौन सी है, एपी है जीपी है, सीक्वेंस।
एपी है, जीपी है, एचपी है, ये बताना है। तो इस तरीके का हम किस में देखते हैं रिजल्ट? AP 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, एपी में ही ना। मतलब ये देखो के की जगह पे तुम क्या पुट करना, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, सॉरी, के की Three जगह पे put कर 3 दो पुट सर। करो, 3 पुट करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A2, और ये कितना आ जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A1 अपॉन 2। इसका मतलब ये A2 जो है A1 एंड A3 का मीन है। फिर उसके बाद हम K की जगह पे 4 पुट करेंगे, A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A4 प्लस A4 A2 प्लस अपॉन 2। A2 अपॉन 2। इसका मतलब ये A3 इन दोनों का है। तो इस तरीके से ये सिर्फ किस में होता है, AP में होता है, तो ध्यान रखना इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। सर स्टार्टिंग वाला पार्ट वापस समझाना, कौन सा? AK-1। अरे ऐसा गिवन रहता है वहां पे क्वेश्चन में, अब बोला जाता है कि ये सीक्वेंस कौन सी है, AP है या GP है, K ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 गिवन रहता है, जैसे ठीक है। 5-6 क्वेश्चन मॉड्यूल में। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन होता है आगे, पहले सीरीज सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी होती है और उसके बाद आगे क्वेश्चन होता है। सीधा सीधा AP नहीं बोल देते उसको, इस तरीके से करते हैं वो लोग। ऐसा गिवन, मतलब ये गिवन देते, ये रहता है, गिवन रहता है, बोलते हैं ये सीक्वेंस है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन रहता है। तो पहले हमें वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी होती है कि क्या है। तो हाँ यहाँ तो सर पे कैसे कर, K की जगह पे 3 पुट करेंगे। ये नहीं देखा कि हमने ABC अगर AP में होते हैं तो 2B इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, A प्लस सी। ऐसे ही अगर मान हाँ लो सर, A प्लस बी प्लस A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये AP में रहते तो क्या क्या लिख सकते थे यहाँ पे, 2B इज इक्वल टू क्या, A प्लस सी, A प्लस सी। फिर उसके बाद 2C इज इक्वल टू क्या, B प्लस B D। प्लस डी। B प्लस डी। ये AP में ही लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही बन रहा है। और सर B प्लस A प्लस D भी ना। हाँ, A प्लस डी भी लिख सकते हैं, B प्लस सी को A प्लस डी, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, उससे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी बन रही थी। 2A2 कितना आ रहा था, A1 प्लस A3, 2A3 कितना आ रहा था, A2 प्लस A4, तो ये AP में होता है। ठीक है, अब GP लिखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो लिखो इसमें, a sequence is said to be GP, a sequence is said to be GP if each successive term is obtained, each successive term is obtained by multiplying the previous term by multiplying the previous term by fixed constant, ठीक है। A sequence is said to be GP if each successive term is obtained by multiplying previous term by fixed constant। आवाज अटक रही है क्या मेरी? Excuse me, sir. हाँ बिल्कुल नहीं सर। नहीं, सर हाँ, बोलो क्या क्या है? सर ये डेफिनेशन रिपीट करेंगे क्या, डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट के लिए। हाँ, लिखो, if each successive term, a sequence is said to be GP if each successive term
is obtained, each successive term is obtained by multiplying the previous term by fixed constant. तो यहाँ पे देखो ऐसा है, ये मान लो ये a है, इसको फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख लेना फिक्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो. फिक्स कांस्टेंट कॉल्ड एज कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं. तो ये a है, इसको अगर हम फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AR. इसको भी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सक्सेसिव टर्म मिलते जाएंगे इस तरीके से. तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है यहाँ पे GP. मतलब इसको फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, R से फिक्स कांस्टेंट R लेके चल रहे हैं तो हमें सक्सेसिव टर्म मिलेगी. इसको फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो सक्सेसिव टर्म मिलेगी, इसको फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो आगे वाली टर्म. तो ऐसे हमें मिलता जाएगा. ठीक है, तो इसको कहा जाता है GP. तो ये T1 है उसकी फर्स्ट टर्म, ये T2, ये T3, ये T4. ऐसे अब इसकी जनरल टर्म बताओ क्या आएगी, या तो nth टर्म क्या आएगी बताओ. A into R raised to n minus 1. A into R raised to n minus 1. क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है तो कैसे लिख पाए हम 4 minus 1, 3 है तो 3 minus 1, 2 है तो पावर में 2 minus 1. तो ऐसे ही अगर n है तो r की पावर में n minus 1. ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a है, फर्स्ट टर्म a है, एंड कॉमन रेशियो जो है वो d है, सॉरी कॉमन रेशियो r है. तो वहां से उसकी ये nth टर्म आती है. ठीक है, सर यहाँ पे TN लास्ट टर्म है ना, मतलब हाँ nth टर्म या जनरल टर्म बोलो, जनरल है. जनरल बोलो तुम, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं बोला जा सकता. सर अगर इसमें मैं बोलूंगा 2n नंबर ऑफ टर्म्स है तो थोड़ी ना ये लास्ट टर्म होगी. लास्ट टर्म तो फिर T2n आएगी. ये जनरल टर्म. हाँ बोलो. सर हाँ GP में लॉग का यूज आता है क्या? हाँ आता है, वो देखेंगे बाद में, पहले ये देख लो तुम. क्लियर है इसकी जनरल टर्म. और GP कैसी सीक्वेंस होती है, क्या सर? यहाँ पे बताओ T2 अपॉन T1 कितना आएगा, R. और T3 T3 अपॉन T1. आ रहा है. A equals not 0 होगा. T3 upon T1 R square. हाँ नहीं सर R क्यूब आएगा. R आएगा. फिर T3 अपॉन T2 कितना आएगा, R. R आएगा. मतलब सक्सेसिव टर्म और इसके प्रीवियस टर्म का हम रेशियो लेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो मिलेगा, R. मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे A equals not 0 होगा ना. वो लिखवाऊंगा ना, प्रॉपर्टी में लिखवाने वाला हूँ. जैसे हमने AP की प्रॉपर्टी देखी थी ना कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस में भी 0, तो उस वक्त वो क्लियर हो जाएगा कि A and R 0 नहीं हो सकता है. ठीक, उस प्रॉपर्टी में आ जाएगा वो. यहाँ पे जैसे हमने देखा, अगर ये लिखा हुआ है AK प्लस AK माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू AK माइनस 1, तो सीक्वेंस क्या है, AP. एंड अगर ये लिखा हुआ है AK प्लस 1 अपॉन AK इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सीक्वेंस क्या है, GP कॉमन रेशियो. GP है. क्योंकि यहाँ पे देखो A2 अपॉन A1, फिर उसके बाद K की जगह पे 1 पुट करने पे, फिर 2 पुट करने पे A3 अपॉन A2, फिर A4 अपॉन A3. ये सारे के सारे क्या आने वाले हैं, कांस्टेंट आने वाले हैं. हाँ सर. और वो कांस्टेंट क्या रहेगा, रेशियो. कॉमन रेशियो कॉमन रहेगा. रेशियो.
तो और जब भी मतलब उनको जीपी डायरेक्टली नहीं बोलना होगा तो वो इस तरीके से दे देंगे कि ये है तो बताओ सीक्वेंस कौन सी है, तो वो जीपी रहती है। ये है तो सीक्वेंस कौन सी, एपी। ये है तो जीपी। ठीक है। सर क्यों रुको ना। लिखना था क्या? हाँ यहाँ पे फिर ऐसे 2 पॉइंट ऊपर लिख लेना मार्जिन में। ये अगर है देन A1 A2 A3 ये किसमें है, एपी में है। एंड अगर ये था AK प्लस 1 अपॉन AK, मतलब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, या तो AK प्लस अपॉन AK प्लस 2 अपॉन AK प्लस 1, ये अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN, या तो आगे कोई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि AN ही हो। ये किस में रहेंगे, यहाँ पे GP में। ठीक है, 2 पॉइंट है। हो गया। हो गया। तो नेक्स्ट लिखो अब तुम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है। यहाँ पे अब Sn इज इक्वल टू ये a प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर अप टू AR की पावर n-1। ये फर्स्ट n टर्म से इनका हमें सम निकालना है कि क्या होगा। ठीक, तो इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, विद प्रूफ इसका रिजल्ट बताने वाला हो। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, R R है। तो तुम क्या करना, इसको R से मल्टीप्लाई करो Sn को, एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखना। जैसे कि R से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म R से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो A जब R से मल्टीप्लाई होगा तो AR आ जाएगा। इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर, ये AR क्यूब, इस तरीके से टर्म्स आएंगे। तो उसको तुम थोड़ा सा ऐसे लिखना, एक टर्म शिफ्ट करके आगे, ये AR स्क्वायर, इसी को तो R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम पूरे को, और एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। इसके पहले वाली टर्म कौन सी थी, इसके पहले वाली ऊपर में बताओ, AR n-2 है ना, A R की पावर में n-2। तो इसको जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2n-4 AR raised to 2n-4। अरे n-1 रे। एंड इसको जब R से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो ये आ जाता है AR की पावर n। अरे हाँ, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना, तुम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को, तो हमें क्या मिलेगा अब यहाँ पे 1 माइनस आर इंटू Sn। यहाँ पे देखो ये ए एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये टर्म्स क्या होते जाएंगे, कैंसल आउट। ये टर्म्स कैंसल आउट, यहाँ तक कैंसल आउट होगा, और बाद में ये कौन से साइन के साथ मिलेगा हमें, माइनस के साथ, है ना। यहाँ पे माइनस देखो, क्यों मिलेगा? अरे माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस के साथ आ जाएगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस आर से अब डिवाइड करो, तो ये 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से जो Sn आएगा a इंटू, अब ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये Sn का रिजल्ट है। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म। r क्या है, कॉमन रेशियो। और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म। तो इस तरीके से इसके सम को याद रखना, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो, और ये नंबर ऑफ टर्म्स। प्रूफ क्लियर है क्या बताओ, क्योंकि ये बाद में अगेन आने वाला है, इसका प्रूफ मतलब काम में आने वाला है। क्लियर है सर। R से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर प्रूफ का पूरा ये लिखना है क्या? हाँ, लिखो ना।
सर वो हाँ नीचे 1 माइनस आर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया क्या? क्या क्या? 1 माइनस आर इंटू एस एन वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया क्या? हाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है। लास्ट स्टेप मतलब कौन सी, यहाँ से यहाँ, ये वाली? हाँ वही सर। मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, मतलब ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया है बस, है ना। तो माइनस माइनस से मतलब माइनस कॉमन ले लो, तो वो सोचो, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा। ठीक, सर मतलब ऐसे एपीजीपी का कहाँ पर यूज होता है? कहाँ पर यूज होता है मतलब? ऐसे पैटर्न बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में सर। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज, मैंने बताया ना, मैथ्स का ऐसा यूज नहीं दिखा सकते हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में। होता है ना सर पर। प्रैक्टिकल में सिर्फ ज्योमेट्री का यूज Physics में होता है होता ना। है। ज्योमेट्री का यूज होता है, बाकी जब एल्गोरिदम्स कोई बनाने होंगे, कोई कोडिंग में एल्गोरिदम्स यूज होते हैं ना, बहुत सारे पैटर्न वाइज चीजें होती है, तो उसमें ऐसे पैटर्न बन सकते हैं, एपी वाले, जीपी वाले, तो उसमें यूज हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकते। सर आपको कोई महसूस हुआ है क्या कि मुझे मैथ्स की जरूरत पड़ी रियल लाइफ में? रियल लाइफ में तो कहाँ पे, वो बस लेन देन के वक्त ही मैथ्स काम में आता है, जो हम डे टू डे लाइफ जो पैसा जीते हैं। गिनने में। बाकी किराने की देखिए पूरा दुकान पे। पूरा फिजिक्स ही मैथ्स है, मैथ्स नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आता, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आगे जाओगे तो और खतरनाक है, मतलब अभी नहीं, इंजीनियरिंग में जाओगे तो। हाँ, कमर्शियल यूज इन बैंकिंग, वो तो एक तरीके से कैलकुलेटिव आर्ट हो गया, लेकिन ये सारी चीजें दूसरे सर हमें तरीके से। फाइनेंशियल भी आएगा ना आगे? कहाँ पे? फाइनेंशियल प्लानिंग। नहीं, वो तो इंजीनियरिंग में तो नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा है सर फिर। मुझे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं क्या, वो लॉक वगैरह रहते तो उनका जो पैटर्न होता है ना, हाँ, तो वो ऐसा प्रोबेबिलिटी वगैरह वो लगा था मुझे। ना ना, कोई नहीं, चलो क्लियर है अभी। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, अब ये तो हो गया फर्स्ट एन टर्म्स का सम। अब उसके बाद यहाँ पे सम इनफाइनाइट जीपी भी होता है ना, वो भी देख लेते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी, तो इसमें ये इस तरीके से लिखते हैं हम, ये a प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक, पहले तो तुम एक चीज मुझे ये बताओ, कोई एक नंबर है आर की पावर में 1, कोई हम देखते हैं, ठीक है, या तो एक वन नंबर ले लो, आर 1 से बड़ा ले लो, इसकी पावर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आर 1 से बड़ा है तो ये आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, नंबर बढ़ता नंबर बड़ा जाएगा। होता जाएगा। नंबर बढ़ता नंबर बड़ा जाएगा। होता एंड आर अगर 1 से छोटा है नंबर छोटा होगा। तो छोटा ये होता कम जाएगा। होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आर की पावर 1 बड़ा, आर स्क्वायर और छोटा, आर डिक्रीजिंग क्यूब और जीपी। छोटा, तो वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर इसकी पावर हमने बहुत बड़ी ले ली, इंफिनिटी, तो ये नंबर कहाँ जाता हुआ दिखेगा हमें? जीरो। जीरो जाता हुआ दिखेगा ना। टेंड्स टू जीरो। हाँ, हाँ टेंस टू सर। जीरो होगा, पावर बहुत ही ज्यादा बड़ी ले ली हमने, इंफिनिटी ले ली, तो वैल्यू कम कम होते 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 कहाँ तक जाती हुई दिखेगी? जीरो तक जाते हुए दिखेगी, जीरो टेंडिंग टू जीरो जाती हुई दिखेगी, है ना। तो वही है, अब वही इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना था। अगर मान लो इनफाइनाइट जीपी का हमें सम लिखना है और आर को हमने 1 से बड़ा ले लिया, तो ये नंबर्स क्या होते जाएंगे? आर को अगर 1 से बड़ा लिया है तो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। बढ़ता जाएगा। अब इन सब का सम लिखेंगे तो सम कितना आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, है ना। तो सम तो फिर इन्फिनिटी चला जाएगा। तो जब भी अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम डिफाइन हमें करवाना है, तो ये जो आर होता है ये इसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 to 1 के बीच में, तभी ये इस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हमें मिलता है। अदरवाइज इसका सम क्या रहेगा? या तो प्लस इन्फिनिटी या
माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज रहेगी। अगर हमने r को ये नहीं लिया तो, क्योंकि अगर r 1 से बड़ा ले लिया सपोज हमने, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी, आगे इन्फिनिटी तक जाएगी, और उन सबका हम सम करेंगे तो सम भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो इसकी वजह से अगर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमें लिखना है तो r के ऊपर कंडीशन रेस्ट्रिक्शन डालना जरूरी है। तो r के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या, -1 to 1 के बीच में। अब ये देखो हमने Sn वाला फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये था ना। हाँ सर। अब तुम बताओ यहाँ पे अगर मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिया और r 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, r की पावर n कहाँ जाएगा, 0। टेंड्स टू जीरो। नहीं Tends to मैंने zero. 1 से छोटा लिया है इसको, तो वो टेंड्स टू 0 जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ से Sn देखो कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम आता है वो कितना रहता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वीडियो। 1 माइनस कॉमन रेशियो। सर सुबह ही जीएनएन सर ने हमें ये बताया जीएनएन सर ने जीएन सर ने बताया। सुबह बता दिया गया, सुबह ही तो बढ़िया है, फिर क्लास में। हो गया। तो देखो फिजिक्स में आता है ना मैथ्स काम में। हाँ हाँ सर। सर। बस दिख गया, यूज दिख गया सर काम जिनका पे। मैथ्स वीक है उनको हाँ? तो कितनी तकलीफ आएगी। मैथ्स वीक है, फिर उनका फिजिक्स थोड़ा सा वीक रह जाता है, वो तो है। हाँ सर ये समझाओ ना, r इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 के आगे से मैं क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जब r हम इसके बीच में ही लेते हैं, तो अभी तुमने बोला था ना शायद कि n अगर हम इन्फिनिटी लेके जाते हैं इसमें, n अगर इन्फिनिटी लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, मतलब ये देखा था हमने, r अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा कोई नंबर है और इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। हाँ, तो अगर n को हमने बहुत बड़ा ले लिया, इसकी पावर को बहुत बड़ा ले लिया, तो ये r की पावर n कहाँ जाएगा, 0, है ना। हाँ तो वहां से ये देखो r की पावर n तो 0 चला गया, तो बचा क्या, a अपॉन 1 माइनस r। और आज सुबह ही तो हुआ है शायद। सर मतलब सर कॉमन ने रेशियो 1 नहीं हो सकता ना। नहीं, कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता यहाँ पे, तो क्या जीएनएन सर ने बताया था कि बस। इस फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट। फॉर्मूला बताया था क्या, ये प्रूफ है उसका, बस अब ठीक है। फिर सेम नहीं हो सकती ना, क्या मतलब जीपी में कभी टर्म सेम नहीं हो सकती ना। हो सकती है ना, बताऊंगा ना अभी, वो ये पहले बताइए। 2 तरीके के सम होते हैं अब इसमें, एक तो सम ऑफ n टर्म्स, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, r -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर -1 से भी छोटा हो जाता है, उसकी पावर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू देखना उसकी बढ़ती जाएगी। अगर इवन पावर लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और माइनस लेंगे तो घटेगी, ऐसा दिखता है वो। लेकिन उसका सम कभी टेंडिंग टू 0 नहीं आ पाएगा अगर हम -1 से छोटा लेते, तो वो या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होना जरूरी है। ये 2 तरीके के सम है इसमें। और उसके बाद इसमें भी जैसे हमने एपी में देखा था, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी। तो इंक्रीजिंग एपी के लिए डी क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव था, है ना। डिक्रीजिंग एपी के लिए क्या था, नेगेटिव था, है ना। एंड फिर उसके बाद कांस्टेंट एपी के लिए क्या था, जीरो। तो सेम है यहाँ पे। अब इसमें सेम तो नहीं, वैसे अलग है। इंक्रीजिंग 1 से बड़ा। इंक्रीजिंग जीपी, तो इसके लिए आर जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू बढ़ती हुई दिखनी चाहिए हमें। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग जीपी, नेगेटिव। आर 0 एंड 1 के बीच में। निगेटिव अगर होगा ना तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो उसमें हम ना तो उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना डिक्रीजिंग। जैसे मान लो ये है, आर को हमने क्या ले लिया, मान लो यहाँ पे -2 और फर्स्ट टर्म 1 ले ली, तो जो जीपी होगी वो क्या,
-2, 4, -8, possible. +16। तो क्या ये इंक्रीजिंग है क्या? No, sir. कहाँ इंक्रीजिंग है? नो नहीं नो कह सर सकते हैं। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो वो था। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ डिक्रीजिंग लाना है, तो आर किसके बीच में होना चाहिए? 0 to 1 के बीच में। फिर उसके बाद कांस्टेंट जीपी 1 1 Is आर equals इज to इक्वल 1. टू 1। ठीक है, तो जब कांस्टेंट जीपी होती है ना, उसका सम इस फॉर्मूले से मत निकालना कभी, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा नीचे। उसका सम डायरेक्टली आ जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू n टाइम्स, तो n इंटू ए आ जाएगा डायरेक्टली, अगर कांस्टेंट जीपी होती है तो। ठीक, और उसके बाद नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, वो तो क्या आर लेस देन 1 फिर उसके लिए। सर आर इज इक्वल टू 1 पे वो फॉर्मूला नहीं यूज करना क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था। डायरेक्टली उसके लिए यही आ जाएगा ना, आर इज इक्वल टू 1 है तो क्या रहेंगे उसमें टर्म्स? ए कितनी बार? n टाइम्स, इन सब का सम कितना आ जाएगा सम जब करेंगे? an a इंटू एन, बस सिंपली आ A जाएगा। into तो n। इसमें कहाँ फॉर्मूला वगैरह लगाना। ठीक है, क्लियर है अब ये पॉइंट जीपी के, उसकी जनरल Yes, टर्म, sir. उसका सम ऑफ n टर्म्स, फिर उसके बाद इनफाइनाइट जीपी का सम, एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीपी, कांस्टेंट जीपी क्या होती है, उसके लिए आर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है, सेम इसमें भी वही सारी चीजें होती है कि क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है जिसमें आर की 2-3 वैल्यू आती है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि ये इंक्रीजिंग जीपी थी, तो वहां पे हमें आर की बस ऐसी वैल्यूज लेनी है जो 1 से बड़ी है, बाकी को एलिमिनेट कर देना, वो नहीं ले सकते हम, ऐसा हो सकता। ठीक, तो लिखो अब एक्सक्यूज मी इससे। हाँ बोलो। सर, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक बार होता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कांस्टेंट जीपी के लिए था, लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए नहीं था। यहाँ पे देखो, आर को तुम 2 ले लो, फर्स्ट टर्म 1 ले लो, जीपी बताओ क्या आएगी? जीपी क्या आएगी? R2 है कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म A1 है, तो जीपी क्या आने वाली है? 1 2 4 and 7 1 2 4 8 इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको बताने में। ये आएगी जीपी, कैसी जीपी है? टर्म्स बढ़ रहे क्या? इंक्रीज इंक्रीजिंग है, तो आर को अगर हमने 1 से बड़ा ले लिया तो जीपी कैसे आएगी? इंक्रीजिंग। अब मान लो A1 है और R 1/2 है, तो जीपी बताओ क्या आने वाली है? 1, 1/2, 1/4. 1, 1/2, 1/4. तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है क्या? Decreasing. हाँ सर कम है। डिक्रीजिंग जीपी, तो वहां से वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो R अगर 1 से छोटा 0 to 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग। सर ये टेंस टू 0 होगा ना? हाँ, अगर दूसरा वाला? इंफिनिटी तक जाएंगे तो टेंस टू 0 जाएगा। ठीक है, तो लिखो अब क्वेश्चन। Find the number of terms in the sequence. Find the number of terms in the sequence 2, 4, 16 up to 1024. टेन है क्या आंसर? 10 है। यहाँ पे देखो लास्ट टर्म क्या है? 1024। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन रेशियो क्या था यहाँ पे? अच्छा एक मिनट, ये 8 है बीच में, सॉरी, फिर कॉमन रेशियो ही नहीं। ये 8 है,
यहाँ पे 16। कॉमन रेशियो क्या है? 2। तो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 की पावर में n-1 है ना, nth टर्म मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए इसको, जनरल टर्म। तो यहाँ से 2 की पावर n-1 कितना आ जाएगा? 512। तो यहाँ पे n-1 कितना आने वाला है? 9। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। सर वो दिख भी रहा है 1024 हाँ, जो होता है हाँ, वो 2 की पावर 10 ही होता है। वही हाँ दिख रहा है वहां से। जीपी है ना, लेकिन बस ये आइडेंटिफाई करना था, ये जीपी है। इसका कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। फर्स्ट टर्म 2 है, tn लास्ट टर्म क्या है? 1024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। if first term of gp if first term of gp is 7, first term of gp is 7 and nth term is 448, nth term is 448 and sum of first n terms, sum of first n terms is, एक मिनट, and sum of n terms is 889, then find fifth term of gp, then find fifth term of gp. फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 448 है, सम गिवन है, तो वहां से फिफ्थ टर्म चाहिए। तो करो। सर 1 मिनट पिछला पेज लो। हो गया। सर 1792 आता है क्या? नहीं, ये किसका आया है? सर 809 है ना? आश्विन, समीक्षा, इनका सही है। सर वो 809 है क्या? 889 है। अरे सुन लिया करो यार, तुम लोग भी, पता नहीं कान कहाँ रहते तुम लोगों के। आवाज अटक रही है क्या? नो सर। नहीं सर। यही तुम लोगों की दिक्कत है, तुम सुनते ही नहीं हो जो बताया जाता है। कोई नहीं, चलो लिखो ये सर मेरा 889। वॉइस चला गया था। हाँ चलो कोई नहीं। सर 4 क्या 4? कुछ नहीं सर, गलत हो गया। सर 112। 112, हाँ 112 सही है। वो मैंने गलती से कॉमन रेशियो 4 ले लिया था, वो हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ। बाकी के लोग भी जल्दी करो, 3 लोगों का आ गया, 4।
आज तो लड़कियां ही दे रही है, आंसर तो लड़कियों के ही आ रहे हैं ज्यादातर। मैंने भी दिया सर आंसर। हाँ तुमने दिया ना, ज्यादा लड़कियां दिख रही, लेकिन यहाँ पे दर्शना, समीक्षा, अश्विन, हाँ अश्विन वैसे लड़का है। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या है 7, फिर उसके बाद an कितना है 448। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कॉमन रेशियो r लेके चलो इसका, फर्स्ट टर्म इंटू r की पावर में n-1। तो ये 448 था, ये 7 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 448, ये 7 r की पावर में n-1। तो r की पावर में n-1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 64। 64। तो इसको फर्स्ट ले लो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम हमें गिवन है 889। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट टर्म r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू ये कितना 889। तो यहाँ पे देखो r की पावर n-1 अपॉन r-1 ये कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय दिस, तो 127 128 या 7, हाँ 127 सॉरी 127 आ जाएगा, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब r की पावर n, एक मिनट बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। यहाँ पे देखो r की पावर n-1 कितना है 64। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, ये r की पावर n-1 64 था, r की पावर n अपॉन r लिख सकते हैं ना। तो ये r की पावर n इज इक्वल टू आ जाएगा 64r। तो उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, therefore 64r minus 1 upon r-1 is equal to 127। तो 64r minus 1 is equal to 127r minus 127। तो 63r is equal to 126, r is equal to 2। तो r is equal to 2 मिल गया। तो फिफ्थ नंबर की जो टर्म है वो आ जाएगी a1 इंटू 2 की पावर में 4। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 16 दैट इज 112। क्लियर है। सर वो Rn-1 अपॉन r-1 वो 127 कैसे आया, वो एक बार बताओ ना। डिवाइड किया 889 को मैंने 7 से डिवाइड किया क्योंकि a1 की वैल्यू 7 है, ठीक। ये 7 है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 127। हाँ बोलो। सर लास्ट सेकंड स्टेप से रिपीट करो। लास्ट सेकेंड कौन सी है ये, इसमें क्या रिपीट करने लायक क्या था, अब सीधा सीधा कैलकुलेशन ही तो था, इसके बाद ये R2 आ जाता है और T5 फिफ्थ नंबर की टर्म है। सर r की पावर में n-1 इक्वल्स टू 64, इसके बाद rn अपॉन r कैसे आया? इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ। हाँ क्या लिख सकते हैं इसको। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस से का? हाँ ओके। ये a की पावर m इंटू a की पावर -n, और ये a की पावर -n नीचे जाएगा तो a की पावर n। तो ऐसे लिख सकते थे, उसी का यूज किया यहाँ पे। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म कर देंगे इसको। let s is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to n terms
अच्छा अप टू 8 टर्म्स मत करना, डैश 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 लिखो बस। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of the series and second part में infinite terms of series। ठीक है, दोनों अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत इक्वली आएगा ना सर? नहीं अलग अलग आते हैं, करो। पहला वाला 20 के टर्म्स में आएगा, ये इनफाइनाइट जीपी का हमें फॉर्मूला पता है। इनफाइनाइट टर्म वाला 2 है क्या? सर आप म्यूट हो। हाँ इनफाइनाइट वाला 2 है, सही है, पहला वाला लिखो। हाँ सही है समीक्षा, ये पहले का आंसर सही है। चलो देखो यहाँ पे वैसे टाइम हो रहा है तो बता देता हूँ मैं फर्स्ट का। तो S20, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? पहले तो ये जीपी है क्या बताओ? जीपी Yes. हाँ हाँ है सर। जीपी है? -18 है। अरे नहीं माइनस 18 जीपी है क्या पहले ये बताओ। हाँ हाँ सर। सर, डीपी कॉमन रेशियो क्या है इसका? Yes, sir. हाफ। हाफ है ना। फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी? 1, तो सम देखो 1/2 की पावर 20 -1 अपॉन हाफ -1 है ना। तो यहां से देखो ये 1/2 की पावर 20 को रहने दो एज इट इज, -1 और नीचे में कितना आ जाएगा? -हाफ। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2 इंटू 1/2 की पावर 20 -1। तो इसको माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 20 है ना। क्लियर है पहला? इधर तक ही है सर। हाँ हाँ सर। बस इतना ही है, कैलकुलेट नहीं करना है इसको। हाँ अगर ऑप्शन में कैलकुलेट करके दिया गया तो कैलकुलेट कर दो, ठीक है। इतना बड़ा? इतना बड़ा ऑप्शन रहते हैं ना रे गिवन, क्या हो गया इतना बड़ा क्या दिख गया? ऑप्शन ही ऐसा गिवन रहेगा पूरा। हाँ सर ठीक। सर मैंने कैलकुलेट कर लिया सर। हाँ ये कुछ इवन नंबर रहेगा। सर उधर 2 इंटू ऑर्डर 1 माइनस 1/102 सेकंड का 3 है। एक मिनट सेकंड बता देता हूँ। सेकंड में क्या है? एस इन्फिनिटी, तो इसमें तो सिंपल है। फर्स्ट टर्म सर यहाँ 3 से है। 2 3 नहीं 2। हेलो सर, दोनों का आंसर सेम ही आता है, 2 ही आता है। कहाँ से 2 आ रहा है दोनों का आंसर? हाँ सर, इसका भी अगर कैलकुलेट करेंगे ना S20 का तो वो भी 1.99 ऐसे आता है। वो भी 2 ही हुआ ना सर। नहीं रहे, सर पर इन्फिनिटी और 20 में तो फर्क है सर। डिफरेंस है ना। हाँ सर। ऐसे मत अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 मत कर देना, वहां पे ऑप्शन 2 भी रहेगा, टिक मत कर देना 2 भी गलती से। S20 का आंसर क्या आएगा? उसका आंसर ये ऑप्शन टिक करना है, 2 मत कर देना, खुद से अप्रोक्सीमेट मत करना वहां पे। हाँ सर। हाँ और अगर सर हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस इन्फिनिटी का 2। हाँ बोलो क्या? अगर सर नहीं कुछ नहीं, मैं भूल गया। बोली ना
बाय चलो सर। हाँ चलो बाय बाय सर। बाय बाय। चलो पढ़ो Bye, sir. तो कंप्लीट करके रखना। और हाँ आज की जो डीसी है वो 7 बजे होगी। हाँ सर, तभी मजा सर होमवर्क क्या है ये बताओ ना। हाँ FOM 1 मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं अभी। FOM 1 का एक्सरसाइज 2 ये जो बाकी था डिस्कस हो होना गया वो उसको सर। कंप्लीट करने वाले। एंड क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है उसको। ठीक है सर और कुछ होमवर्क दो ना, ये एक्सरसाइज तो पेपर आपने का पहले दिया पोर्शन क्या था। है सर? सीक्वेंस सीरीज का तुम सेक्शन ए कर सकते हो। अब सेक्शन ए सर वो भी हो गया। वो भी होगा कि फिर DPP 9 10 ठीक है सर। A9 A10 ये करके रखना जिनका ये हो गया है सब कुछ। A9 A10 करके रखना। ठीक है। सर पेपर का पोर्शन क्या है? क्वाड्रेटिक एंड FOM 1। सर सीक्वेंस का AP एपी भी भी है ना बताया ना सर? हाँ आपने। सीक्वेंस सीरीज का AP भी आने वाला है। सीक्वेंस सीरीज का AP हाँ ये है। ठीक है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग पता चल जाएगी आज शाम को। चलो सर 2 पेपर होंगे क्या? एक एक होगा। चलो बाय सर। बाय बाय। बाय सर।